गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पीएफआई से जुड़े कई संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। पीएफआई को आतंकी गतिविधियों में पीएफआई शामिल रहा है और इसी के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। लगातार छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान जो सबूत मिले, जो कनेक्शंस मिले पीएफआई के अलग अलग आतंकी संगठनों से, फंडिंग को लेकर जो कनेक्शंस मिले, उन तमाम चीजों को जोड़ने के बाद यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। पीएफआई पर और पीएफआई से जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए हंटर चला है केंद्र सरकार का। 5 साल का बैन लगा दिया है केंद्र सरकार ने। और इस बीच देखिए, इस पर प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है बाय बाय पीएफआई। साथ में उस गैजेट का स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किया है अपने ट्वीट में और उन्होंने लिखा है बाय बाय पीएफआई। लगातार जिस तरह के आरोप पीएफआई के ऊपर लग रहे थे, बैन करने की मांग भी चल रही थी, उठ रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की जांच धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। और अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से छापेमारी पिछले 2 हफ्तों में हमने देखी है पीएफआई के तमाम संगठनों पर अलग अलग राज्यों में, उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। और देखिए आदेश में क्या खास है, पीएफआई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, यह साफ तौर पर गैजेट में कहा गया है। देश की सुरक्षा के लिए पीएफआई खतरा बन गया है, यह बात भी गैजेट में मेंशन की गई है। और पीएफआई के कैडर विध्वंसक कामों में लगे रहे हैं, मतलब देश को तोड़ने के, देश में माहौल खराब करने के कामों में लगे रहे हैं। एक प्रोफेसर तक का हाथ काटने में पीएफआई शामिल है। तमाम लोगों के नाम गिनाए गए हैं और उसमें यह प्रमुख रूप से रखा गया है दूसरे धर्मों के लोगों की हत्या में पीएफआई शामिल है। यह भी एक बड़ा कारण बना पीएफआई पर बैन का। आतंकी संगठनों से भी पीएफआई का संबंध है, जो बात बार बार उठती रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में भी यह बात निकल कर आई है। पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस में भी शामिल हुए हैं। इसको लेकर बार बार पीएफआई सवालों के घेरे में आता रहा है। और देखिए, हवाला के जरिए देश के भीतर और बाहर से फंड जमा किया पीएफआई ने। और ये जो पिछले कुछ दिनों में लगातार छापेमारी हुई है, इस फंड से जुड़े, फंडिंग से जुड़े तमाम सबूत भी मिले हैं। और फंड का देश विरोधी काम में इस्तेमाल किया है पीएफआई ने। यह बड़ा आरोप पीएफआई के ऊपर है, जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है। यूपी, कर्नाटक, गुजरात ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। यूपी, कर्नाटक और गुजरात के सरकारों की तरफ से पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगाने की मांग पहले ही की गई थी। तो आखिर गृह मंत्रालय के आदेश में क्या क्या है और किन वजहों से पीएफआई पर बैन लगाया गया है, यह आपने जाना है। साथ ही आपको बता दें कि अब कई प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि देश की कई घटनाओं में पीएफआई शामिल था, देश को तोड़ने का काम कर रहा था पीएफआई। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ, उसी समय हम कहते कि पीएफआई का उसमें हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहाँ तक कि जब यहाँ पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। तो 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई पर लगा दिया गया है। लगातार एबीपी न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा था किस तरह से पीएफआई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और सबसे पहले ये फैसला जैसे ही आया, हमने आप तक इसकी जानकारी पहुंचाई और पीएफआई पर यह बैन 5 साल के लिए लगाया गया है। सबूतों के आधार पर जो सबूत ये कह रहे थे कि किस तरीके से पीएफआई देश को कमजोर करने का काम कर रहा है। जो आदेश जारी किया गया, जो गैजेट जारी किया गया, उसमें एक एक गुनाह पीएफआई के तमाम सदस्यों का गिनाया गया है। बताया गया है कि किस तरीके से पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा था। उसके कई मेंबर्स ऐसे थे जो आईएसआई से भी जुड़े हुए थे और साथ ही एक खास समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहा था पीएफआई और एक धर्म के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम लगातार पीएफआई कर रहा था। देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था। देश के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल बनाने में भी पीएफआई लगा हुआ था। और अब तमाम एक एक करके प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला
ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। बीजेपी नेता किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी, क्या कुछ उनका कहना था, वो हमने आपको सुनवाया। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुबह सबसे पहले विकास भदौरिया ने आप तक ये खबर पहुंचाई। विकास, बहुत अहम खबर, क्योंकि लगातार नजर पीएफआई की जो एक्टिविटीज है उस पर लगी हुई थी, सवाल उठ रहे थे, लेकिन वक्त काफी लग गया इसमें। ये देखिए, सरकार इस बात खूब काम करना चाहती थी। देखिए, बाकायदा इसके पीछे तैयारी की गई। आपको अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, 29 अगस्त को पहली बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक, और इस बैठक में एनएस से अजित डोभाल उसमें मौजूद थे, आईबी और रॉ के डायरेक्टर भी बैठक में मौजूद थे। पहली बार फुलवारी शरीफ के एक मॉड्यूल को वक्त किया था, और एनआईए ने जब यहाँ से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ की थी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था तब कि वहां से जो दस्तावेज बरामद हुए थे उसमें गजवाए हिंद के लिए टारगेट 2047 तय कर दिया गया था, और ऐसा दस्तावेजों में लिखा था। इसके बाद ये पहला मौका था जब किसी कट्टरपंथी संगठन के दस्तावेज में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य और वर्ष जो है निर्धारित कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ से जो दस्तावेज मिले उसमें ये भी बात कही गई थी कि अगर देश में भारत में अगर उसको युद्ध जैसे हालात पैदा करते हैं तो इसके लिए उसको दूसरे देशों, टर्की, पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों से मदद भी लेनी है, और इसके लिए बाकायदा किसके जरिए मदद लेनी है ये भी उसमें लिखा हुआ था। यहाँ से एजेंसियों को लगा कि अब वक्त आ चुका है कि अब फाइनल असल्ट करने की जरूरत है पीएफआई पर, क्योंकि ये अब देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे देश के जो ताने बाने उसको नष्ट करने की और बढ़ चला है। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के सामने जब ये रिपोर्ट रखी गई तो उन्होंने पीएफआई के खिलाफ साझा ऑपरेशन चलाने के लिए एनआईए को नोडल एजेंसी बनाया। एनआईए ने राज्यों के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुखों के साथ बैठकें की, वहां से डोजियर मंगवाए, और उसके बाद एक खुफिया कार्रवाई और रिपोर्ट के बाद इस संगठन पर 22 आपको पता है कि 22 सितंबर को पहला बड़ा छापेमारी पूरे देश में की गई। पूरे देश में 11 राज्यों में छापेमारी के दौरान 106 लोगों को उठाया गया, 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और जब दूसरी छापेमारी की गई कल 27 तारीख को, तब ये तय हो गया था कि अब पीएफआई का बैन होगा, क्योंकि पूछताछ के दौरान जो तथ्य इसके नेताओं से मिले थे, जो फैक्ट सामने आए थे सुरक्षा एजेंसियों के सामने, उसमें से एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी था कि पीएफआई ने अपनी एक खुफिया विंग तैयार कर ली थी, अपना एक खुफिया तंत्र तैयार कर लिया था जो हर जिले में काम कर रहा था। आदर्श जी, विकास आप रहे हमारे साथ। नीरज पांडे भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा दिल्ली से, इस वक्त उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, बड़ा बैन, जिस तरीके से ये बैन लगाया गया है, क्योंकि जो कारण गिनाए गए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं और इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब 22 सितंबर 27 सितंबर की छापेमारी के बाद जो तार जुड़े, उसके बाद ये बड़ा एक्शन केंद्र सरकार का। जी, पिछले ये कई महीने से, करीब 6 महीने, जैसा विकास भी बता रहे थे, पिछले 6 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे थे उसमें ऐसे किसी भी संगठन की जो उपयोगिता सिद्ध होती नहीं नजर आ रही। मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2021 में जिस संजीत की हत्या की गई थी केरल में, और उसके बाद सीरीज हत्याएं हुई, और लास्ट ईयर मतलब इसी साल मार्च में भी एक हत्या हुई। उसके बाद हम लोग खुद केरल गए थे, और केरल जाने के बाद जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की, ग्राउंड रिपोर्ट में भी ये पता चला था कि पीएफआई कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ी हुई है, और गृह मंत्रालय को ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही थी। हाल ही में जो छापे पड़े, और छापे पड़ने के बाद लगातार पीएफआई के दफ्तरों से जो पेपर्स मिले, कागजात मिले, उसमें साफ तौर पे ये देखा गया कि सीरिया और इराक के कई आतंकवादी संगठन हैं जिनके संपर्क में हमारे देश की ये संस्था पीएफआई और उसके जो अन्य जो संगठन हैं, चाहे वो एसडीएफआई हो या दूसरे संगठन हो, इनका वीमेंस फ्रंट है, इनका यूथ फ्रंट है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सीरिया और इराक के जो टेरर नेटवर्क है उनके साथ संपर्क में थे। तो ऐसे में साफ तौर पे भारत सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बनता था। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे, और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जब रिपोर्ट उनके सामने रखी तो उन्होंने एक्शन लेते समय नहीं लगाया। उन्होंने तत्काल निर्देश दिया कि इस पर तुरंत बैन लगाया
लगाया जाए। और सिर्फ बैन ही नहीं लगाया, आपने कल देखा हो 247 लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तारियां भी रुकने वाली नहीं है। अभी जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार गृह मंत्रालय पूरे मामले में नजर बनाए रहा, NIA और ED अभी और छापेमारी करने वाली हैं। अभी कुछ और लोगों को उठाया जाएगा।